बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन स्टार्ट भी कर लिया था, काफ़ी आगे तक भी पहुंच गए थे। 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा देखी थी जो कि हमें देखनी ही हैं। 10th क्लास के लेवल से जो कॉन्टेक्ट चल रहा है वो हम लोग देख ही रहे हैं। अब हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो रिफ्रैक्शन में ही थोड़ा सा आगे जाना है हम लोगों ने और समझना है। उसके अलावा 1-2 चीज़ें जो एक्स्ट्रा रहेंगी वो भी आज हम लोग देखेंगे, है ना। और फिर अपनी NCERT को कवर करते हुए थोड़ा सा सिलेबस को भी आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने पिछली बार छोड़ा था। तो मेरे हिसाब से मैंने आप लोगों को एपरेंट शिफ्ट पढ़ा दिया था, राइट। एपरेंट शिफ्ट के बाद जो आज की कहानी है वो कुछ इस तरीके से रहने वाली है कि जैसे मैं आप लोगों से कहूँगा किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो आप लोगों ने डेफिनेशन बताई थी म्यू इज इक्वल्स टू c/v। भाई किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये चीज़ हम लोगों ने म्यू की टर्म्स में बताई कि म्यू इज इक्वल्स टू c/v होता है, राइट। अब मैं आप लोगों से कहता हूँ लेट्स से कि आपके पास दो मीडियम दे रखे हैं, मीडियम 1 और एक दे रखा है मीडियम 2। क्या दे रखा है? एक मीडियम दे रखा है मीडियम 1 और दूसरा मीडियम क्या दे रखा है? मीडियम 2। अब मैं उसमें पूछता हूँ कि आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी का रिलेशन क्या होगा? क्या बोलेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी का रिलेशन क्या होगा? तो ये बेटा हम लोगों ने पीछे पढ़ चुके हैं कि म्यू इज इक्वल्स टू c/v होता है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। और जब हमारे पास म्यू इज इक्वल्स टू c/v है उसके केस में मीडियम 1 और मीडियम 2 की कहानी को हम लोग कैसे सॉल्व करना है ये आज हम लोगों को सीखना है, राइट। अब सुनिए, यहाँ पर एक चीज़ कांस्टेंट है जो कभी नहीं बदलेगी, वो क्या है? c। स्पीड ऑफ लाइट तो हमेशा सेम रहने वाली है और इसकी वैल्यू क्या रहेगी हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस बात में तो कोई संदेह नहीं है, संदेश तो क्या ही होगा, है ना। अब अगर मैं बात करता हूँ म्यू इज इक्वल्स टू c/v, तो फर्स्ट वाले मीडियम में मैं लिखूंगा म्यू 1 इज इक्वल्स टू c/v1। चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि मेरे को मीडियम 1 का निकालना है, वो मैंने 1 लिख दिया। c को मैं c1 लिख दूंगा पर c तो कांस्टेंट है, c12 के साथ वेरी करेगा नहीं, स्पीड ऑफ लाइट ही मानेंगे, राइट। ऐसे ही मैं अगर म्यू 2 दूसरे मीडियम में निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा? c/v2। इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेता हूँ, इस इक्वेशन को सेकंड मान लेता हूँ, मान सकता हूँ। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ यानी कि म्यू 1 डिवाइड बाय म्यू 2 अगर मैं कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? c/v1 अपॉन c/v2। v2 ऊपर पहुंच जाएगा तो म्यू 1 अपॉन म्यू 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? v2 अपॉन v1। तो इसी से c गया और v2 ऊपर पहुंच जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे हैं तो म्यू का v के साथ रिलेशन कैसा है? इनवर्स रिलेशन। अगर कोई भी चीज a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b होती तो इसका मतलब क्या होता कि a इज इक्वल्स टू b आता, और यदि कोई भी चीज a इनवर्स प्रोपोर्शनल टू b है तो इसका मतलब क्या है? a इज इक्वल्स टू 1/b। तो यहाँ पर देखो ना म्यू और v में रिलेशन पहले ही दिख रहा है हमें, इनवर्स है, इसलिए μ1/μ2 इज इक्वल्स टू v2/v1 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक ही तरीका समझ में आ गया कैसे करना है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली चीज़ें नहीं है, यहाँ तक आप लोग कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है जिसका नाम है ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या है बेटा? ऑप्टिकल डेंसिटी। देखो एक्चुअल में हम लोग जो अभी तक बात कर रहे हैं ना कि रेयर मीडियम डेंसर मीडियम, वो एक्चुअल में ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम का मतलब जो मैंने आपको बताया था वही है। देखो इसको मास डेंसिटी से कंफ्यूज मत करना। नॉर्मल डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी में क्या फ़र्क है? नॉर्मल डेंसिटी होती है मास अपॉन में वॉल्यूम, लेकिन जो आपकी ऑप्टिकल डेंसिटी है इसका मतलब होता है कि लाइट कितने आराम से किसी चीज़ के अंदर ट्रेवल कर सकती है। ऑप्टिकल डेंसिटी जो मैंने आपको बताया, जैसे कोई भी चीज़ ऑप्टिकली रेयर मीडियम में है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में है, उस तरीके से पता पड़ेगा। जैसे अगर लाइट की स्पीड ऑप्टिकली रेयर मीडियम में है तो वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी हमारे पास क्या है? एक मेजर है कि उसमें से लाइट कितनी तेज हमारे पास ट्रेवल कर सकती है। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट?
अब आप लोगों को मैं एक नई चीज से इंट्रोड्यूस कराता हूं जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी। हाँ जी, कौन सा? इसमें से आप क्वेश्चन ले लो और एनसीईआरटी की बुक आपके, एनसीईआरटी की बुक आपके पास होनी चाहिए। वेल आगे अगर हम लोग चलते हैं कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होता है, कैसे होता है और किस तरीके से वेरी करता है, ये सब जाने। राइट, देखो वैसे फ्रीक्वेंसी को अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँगा तो इट इज़ डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। पहली बात है ना, जैसे कि एक पंखा है, वो 1 मिनट में 20 बार घूमा, तो जो 20 बार घूमा ना, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है 20। समझ पा रहे हो? तो ऐसे ही हमारे पास हर लाइट की एक फ्रीक्वेंसी होती है। एक्चुअल में लाइट हमारे पास क्या है कि लाइट हमारे पास एक वेव, लाइट इज अ वेव, और जब भी हमारे पास वेव ट्रेवल करेगी तो हमारे पास कुछ इस तरीके से ट्रेवल कर रही होगी। राइट, ऐसे ट्रेवल करती है वेव। अब एक पूरा कंप्लीट टाइम पीरियड होता है, मान के चलो 1 सेकेंड, मैंने क्या ले लिया 1 सेकेंड, यहां से लेकर यहाँ तक लेट से 1 सेकेंड होगा, मान लिया। राइट, तो अभी मेरी कंप्लीट फ्रीक्वेंसी वेव कितनी, तो आपको 2 से, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 2 बार कंप्लीट किया ना इसमें, तो इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 2। ठीक है, और ये डिस्टेंस है बेटा जो इसने कवर किया है वेव इन द गिवन टाइम, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, इसको हम लोग वेव लेंथ बोलते हैं। वेव की लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? वेव लेंथ। और दूसरा जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू। वो म्यू है, ये न्यू है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। और देखो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या था? 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। ध्यान सुनना, स्पीड इज इक्वल्स टू, हम लोगों ने 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं स्पीड ऑफ लाइट को c से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, स्पीड को c से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि c क्या है मेरे पास? स्पीड ऑफ लाइट। तो c अगर मेरे पास स्पीड है तो स्पीड ही, चाहे लाइट की हो चाहे किसी की हो, है तो स्पीड ही बेटा। तो क्या मैं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, लेकिन मैं बात किसकी कर रहा हूँ? स्पीड ऑफ लाइट की। लाइट के लिए मैं डिस्टेंस के लिए क्या लूंगा? वेवलेंथ। तो क्या मैं लिख सकता हूँ? लैम्डा अपॉन में टाइम, टाइम तो t रहेगा, लेकिन 1 अपॉन टाइम को क्या लिख सकता हूँ मैं? फ्रीक्वेंसी। तो c इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स म्यू। ये आप लोगों को ध्यान में रखना होता है। तो है आइए 9th में मेरे हिसाब से साउंड चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर भी था। ठीक है, लेकिन वो आया ऐसे था कि हमारे पास डिस्टेंस है, सिंपल ही सारी चीज़ें, कोई प्रॉब्लम तो हो ही नहीं चाहिए यहाँ पर। राइट, सिंपल चीज़ें हैं, ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है लाइट में, लेकिन फिर वही अगर कॉम्पिटिटिव लेवल पे पढ़ रहे हो तो यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग जो आपका 10th लेवल में पूछा जा सकता है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? कोई डाउट है किसी बच्चे को? आगे चल सकते हैं। अब यही चीज़ हमारे पास आप लोगों से क्वेश्चन कह देगा कि भैया एक डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है। एक दो चीज़ें आपको दी होंगी, बाकी एक दो याद कर लेना, जैसे डायमंड का याद रखना पड़ता है ना। तो यहाँ पर आप लोगों के पास पूछा जाता है कि भैया किस तरीके से वेरी करता है, कैसे वेरी करता है। तो 2.42 का इसका मतलब क्या है? डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है। तो आप लोग कहेंगे सर इस बात का मतलब ये है कि डायमंड के अंदर जो लाइट की स्पीड होगी ना, वो 2.42 टाइम्स कम हो जाएगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ वैक्यूम। हाँ, कम हो जाएगी, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। हाँ जी, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमें यही संकेत देता है कि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी कम लाइट की स्पीड उसके अंदर होगी। राइट, अब यहाँ पर मैं इसे मिटा सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। और दूसरी चीज़ हमारे पास जो आपसे 10th लेवल पे, वही अच्छे लेवल पे अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो बेटा आप लोगों से कैसे पूछ सकते हैं? वो आप लोगों से यही पूछा जाएगा कि रिफ्रैक्शन थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया। क्या पूछ सकते हैं वो? रिफ्रैक्शन थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया। कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया मतलब मीडियम को कंबाइन कर देंगे। जैसे कि मान के चलो ये आपके पास यहाँ पे कह देंगे
चलो इतना ही रखते हैं हम तो। ये एयर है, ये लेट्स से वाटर है, और ये क्या है मेरे पास, ग्लास। राइट, मेरे पास यहाँ पर जो है 3 मीडियम आपको दिख रहे हैं, अलग अलग है। राइट, लाइट मेरे पास कुछ इस तरीके से आ रही है, लाइट मेरे पास कुछ इस तरीके से आ रही है। राइट, अब मैंने कहा आपसे कि ये मेरा नॉर्मल हो जाए, तो लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। राइट, क्योंकि ये मीडियम कैसा है, रेयरर, ये डेंसर। राइट, अब यहाँ पर क्या है आपके पास, एक और नॉर्मल डालना पड़ेगा। क्यों, कि मीडियम चेंज हो रहा है, वाटर से ग्लास में जा रहा है, तो होगा क्या कि इट विल बेंड अगेन टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि भाई ग्लास ज़्यादा डेंसर होता है एज कम्पेयर टू वाटर, तो ये और डेंसर की तरफ जाएगी। फिर यहाँ पे एक और नॉर्मल आपको डालना पड़ेगा, और अब की बार जो लाइट जाएगी वो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी इस बार। राइट, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। अब आप लोगों से पूछ जाएगा, एक इसकी दे देगा एयर की और एक ग्लास की दे देगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा इसका कितना होगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है, या इन दोनों का देके इसका पूछ सकता है, कुछ ही पूछ सकता है, मुझे तो पता नहीं, कुछ ही पूछ सकता है। करना कैसे ही जान लेते हैं, क्योंकि हमें बस स्नेल्स लॉ आता है, और अगर स्नेल्स लॉ को हम लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो हमारा काम चल जाएगा, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो हमारा काम नहीं चलेगा। स्नेल्स लॉ, वाह, μ1 sin i इज इक्वल्स टू μ2 sin r। sin i अपॉन sin r का रेशियो कांस्टेंट होता है। पूरी क्लास है पढ़ा दिया, रामायण पढ़ा दिए, पूछा है राम जी को। वाह मुन्ना वाह, मतलब आप पिछली क्लास में कुछ भी पढ़ के नहीं आए, घर से आए थे, सोए थे जाकर, और फिर वापस आ गए। उफ, ऐसे नहीं चलेगा। वेल, यहाँ पर ये जो मेरी रे होगी, ये वाली रे मेरी इंसिडेंट रे है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने μ1 मान लिया, इसका μ2 मान लिया, इसका μ3 मान लिया, ये μ1 ही होगा क्योंकि एयर। राइट, ये आई है नॉर्मल से आता हुआ, ये वाला एंगल मेरे पास r बनेगा। अगर ये वाला एंगल r है तो ये वाला एंगल ही मेरे पास क्या बनेगा, r बनेगा। कोई दिक्कत तो नहीं, सीधी सीधी बात है, तो पैरेलल हो जाएंगे, इसके बीच के एंगल बन रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये वाला जो है बड़ा करके दिखा रहा हूँ तुम लोगों को। कहानी कुछ ऐसी है कि ये ऐसी है ना, और ये वाला एंगल मेरे पास r बन चुका है, और उसके बाद ये वाला जो लाइन है वो कुछ ऐसा है कि यहाँ पे नॉर्मल डला है और ये ऐसे। ठीक है, ये कहानी है ना। ठीक है, अब ये जो r हो गया जाने दो। अब यहाँ पर ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये हाँ, ये वाला रिफ्रैक्टेड होगा, ये वाला एंगल ये है, इसको मैं मान लेता हूँ अपना r डैश मान लिया, या r1 मान लेता हूँ। अगर ये r1 है तो ये भी r1 होगा। राइट, अच्छा, याद रखना जब हमारे पास लाइट सेम मीडियम में आती है ना बेटा, तो जनरली हमें देखा गया है कि एंगल ऑफ एमर्जेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस रहता है। सेम मीडियम में उसी एंगल से आ जाती है। ठीक है, हाँ, बैंड भी होती है, पर लेट्स से अपने पास ये वाला जो एंगल है, ये क्या आ जाएगा, आई के इक्वल ही आ जाएगा। एंगल तो आई के इक्वल, क्योंकि ये लाइन यहाँ पे हमारे पास पैरेलल हो जाएगी। फिर आगे दिखाया भी था मैंने आपको, याद है, लेटर शिफ्ट में हम लोगों ने वो देखा भी था। लेकिन ऐसा कंडीशन हर बार नेसेसरी नहीं है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करते हैं थोड़ी देर में। पहले इतना बताओ, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब यहाँ से स्नेल्स लॉ लगाना शुरू करो। क्या लगाएंगे, μ1 sin i इज इक्वल्स टू इस मीडियम का μ2 sin r। ठीक है, तो आपको निकालना था sin i बाय sin r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, μ2 बाय μ1। ये हम लोग इस मीडियम में और इस मीडियम में कवर कर चुके हैं। अब मैं इन दोनों मीडियम में कवर करता हूँ। तो देखो, अब
इस वाले मीडियम से इस वाले मीडियम में जाने के लिए ये वाली लाइट की जो रे है ये इंसिडेंट रे का काम कर रही है, क्योंकि यहाँ से देखो इसका तो इंसिडेंट रे ये थी, लेकिन इस वाले मीडियम के लिए इंसिडेंट रे ये बनेगी ना। जो पहले मीडियम की रिफ्रैक्टेड रे थी वो इस मीडियम में जाने के लिए ये वाली रे अब इंसिडेंट रे का काम कर रही है, और इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कितने का एंगल बना रही है, आर का। तो यहाँ पे आप लिखोगे μ2 sin r इज इक्वल्स टू μ3 के टाइम पे साइन का कौन सा एंगल था, r1 इज इक्वल्स टू μ3 sin r1। अब अगर ये r1 है तो ये वाला एंगल हमारे पास क्या था, r1 बनेगा। तीसरे मीडियम तो यहाँ पे आप क्या निकाल पाओगे, देखो साइन r अपॉन साइन r डैश निकालना है आपको, क्योंकि इस बार इंसिडेंट ये है, r इंसिडेंट बन गया आपका। तो आप कहोगे कि साइन r अपॉन साइन r डैश इज इक्वल्स टू μ3 बाय μ2। अगली बार के लिए अगेन μ3 के साथ जब आप साइन का कौन सा एंगल लेंगे, r1, μ3 sin r1 एक स्टिक हो जाएगा इज इक्वल्स टू μ1 sin i, राइट, इज इक्वल्स टू μ1 sin i। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है, कुछ भी नहीं करा हम लोगों ने कराया पर स्नेल से लगाया भाई साइन μ1 sin i उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू sin i इज इक्वल्स टू उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू sin r। ये तो हम लोगों ने पूरे स्नेल लॉ में सीखा था, तो उसी का एप्लीकेशन का यूज किया है। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, साइन r1 अपॉन साइन i, बेटा मैंने क्या बोला था, साइन i यहाँ पे ऐसा फिक्स है ही नहीं। यहाँ पे इंसिडेंट जो है ये हमारे पास r1 है, यहाँ पे i तो रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास μ1 बाय μ3, राइट, समझ में आ रहा है। ये आपके पास हटा दो इसे, चलो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देख पाओगे इन इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो सबको, मल्टीप्लाई इक्वेशन ये सारी 1 2 3 को, देखो μ2 बाय μ1 को क्या लिख सकता हूं मैं, μ21 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 बताया था मैंने, इनटू μ32 इनटू μ13। समझ में आ रहा है भाई, इनकी मल्टीप्लाई कर दी ना, μ2 बाय μ1 इनटू μ3 बाय μ2 इनटू μ1 बाय μ3। पर सर जैसे आपने रिस्पेक्ट में लिखा है उस हिसाब से तो ये 21 22 13 दिख रहा है, तो कोई और तरीके से नहीं लिख सकते हैं? नहीं, वो तो आपकी मर्जी है, और जो चेक कर रहा है एग्जाम में वो कैसे इसमें कॉग्रेट आप के टू और कौन सा ये नहीं, फिर तो 21 लग रहा है वो। अरे तो उससे कोई फर्क नहीं है, एग्जाम में समझ जाएगा, लिखा ऐसे ही जाता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो μ1 2, तो वो ऐसे लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। नहीं देखने में ठीक लग रहा है, अरे देखने देखने से क्या फर्क पड़ रहा है, सर ये सही लग रहा है, मुझे पहले लिखा था। कोई फर्क नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे क्या रखना है, अब देखो क्या रखना है आपको, यहाँ पे है 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, और यहाँ पे क्या है 3 विद रेस्पेक्ट टू 2, और यहाँ पे क्या है 1 विद रेस्पेक्ट टू 3। इतना याद रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा μ12 इंटू μ23 इंटू μ31, कैसे लिख लो, ये हमेशा 1 के इक्वल है। ये देखो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करूंगा इन सब की, मैं तो 2 लिया 1 2 ले लिया। अरे तो आप कैसे भी लिख सकते हो, अरे 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 लेना है, ठीक है, और 2 विद रेस्पेक्ट टू 3 और 2 3 लिया है तो 3 1, हाँ सही है बेटा। 1 क्यों है, कौन सा 3 1 लिया है, नहीं है इक्वल्स टू में 1 क्यों है, बता। अब यहाँ पे अगर मैं इन सब की मल्टीप्लाई करता हूँ देखो, तो मेरे पास क्या आएगा, देखो साइन i अपॉन साइन r इनटू साइन r अपॉन साइन r डैश इनटू साइन r डैश अपॉन साइन i। इस बात का मतलब तो यही है,
राइट भाई, इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना यार, मैंने क्या बोला, 1 विद रेस्पेक्ट टू बोला है, मतलब आप 1 2 ऐसे लिख लो, लिखना है एक ही तरीके से, चाहे 1 2 लिखो तो 2 3 लिखो तो 3 1 लिखो, वो तुम्हारी मर्जी है। अगर 1 इधर लिखोगे 2 1 लिखना, फिर 3 2 लिखना, फिर 1 3 लिखना, वो लिखा भी तो ऐसे होगा, फिर मैंने पहले सारी चीज़ चेंज करी होंगी, एक थोड़ी चेंज किया है। अब देखा जा रहा है इसे बेटा, साइन आर से साइन आर गया, आर डैश से आर डैश गया, आई से आई, किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया, इसलिए इनकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। आपको दिया होगा सपोज करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, जैसे कहता है म्यू जी डब्ल्यू दे दिया, तो ये हो गया जी डब्ल्यू का मतलब म्यू डब्ल्यू जी दे दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो इसका मतलब क्या हो गया, वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, इसकी वैल्यू तुम्हें दे रखी है, राइट। सिमिलरली वो बोलेगा म्यू एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर दे दिया, यानी कि क्या दे दिया, एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर 1, तो इसका पूछेगा क्या है, तो आराम से निकाल लो भाई, ये दो वैल्यू दे रखी हैं, इसका पूछा है तो 1 अपॉन वैल्यू चली जाएंगी, समझ में आया। या फिर देखो अब इसको उल्टा, अब देखो एक और तरीका, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो म्यू 1 2 इनटू म्यू 2 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू टाइम्स 3 1 हो जाएगा, राइट, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो याद रखना म्यू 1 2 इनटू म्यू 2 3 इज इक्वल्स टू म्यू 1 3 हो जाएगा, फिर ये बताया था मैंने आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा ऊपर, मतलब 1 अपॉन का मतलब रेसिप्रोकल है ना, तो अगर आपको इसे म्यू लिखना है तो इसे फिर 1 3 करना पड़ेगा, बात तो फिर भी नहीं है। कैसे? अगर आप म्यू 3 1 लिख रहे हैं, इसका मतलब है आपके पास ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, यानी कि जो ग्लास का इफेक्टिव इंडेक्स होगा अपॉन में एयर, लेट्स से ग्लास का 1.4 अपॉन में 1 हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर आप म्यू 1 3 लिख रहे हो बेटा, तो इसका मतलब हो जाएगा एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो ये 1 अपॉन 1.4, कैसे बात है कोई बताइए। तो फिर आपने उसको चेंज कर दिया, बेटा मैंने 1 अपॉन में लिखा है, तो अगर मैंने 3 1 रहने दिया तो सही था, रिवर्स लिखा है तो इसको भी तो 1 3 लिख दिया, किधर, जहाँ पे आपने इक्वल्स टू का 1 लिखा है म्यू 1 2, ये इधर ये वाले, इसमें तो मैंने चेंज करा ही नहीं है, पहले कुछ और लिखा था, वो सेम रहेगा बेटा। अगर आप इसको ऐसे लिख रहे हो, मैं सबको चेंज कर रहा हूँ, कहने का मतलब है अगर मैं म्यू 2 1 इनटू म्यू 3 2 इनटू म्यू 3 1 लिखूंगा, तो इधर लेट्स से 1 का रेसिप्रोकल होगा, तो 1 का रेसिप्रोकल भी तो 1 ही होता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। अगर मैंने पहले लिखा था तो ऐसे लिखा था, तो अच्छा ऐसे लिख लो, ऐसे भी, इससे बात फर्क नहीं पड़ेगी, लेकिन इससे फर्क पड़ जाएगा, इससे फर्क पड़ेगा, समझ में आया। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम के क्वेश्चन देते हैं, ये हालांकि ऑप्टिक्स की वैसे ही 12th क्लास में है, लेकिन तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, समझ में तो आ ही गया होगा, कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई करते जाओ सबके, और क्या करना है हम लोगों को, देखो है कुछ भी नहीं, और सिंपल तरीका बता दूँ उसको, यहाँ से ऐसे, एक मैंने तुम्हें तरीका बता दिया कैसे, देखो पहले 1 2 करो, म्यू लिख लो 1 2, फिर 2 के बाद क्या आ रहा है 2 3 2 3, फिर 3 के बाद क्या आ रहा है इनटू 3 1, जब भी, और अगर इसके आगे कुछ होता इनटू दिस वो हमेशा 1 के इक्वल, बस ये यार सिंपल, इसमें खुश आना तो ऐसे ही है, देखो क्लियर है। तो ये हमारे पास कहानी होती है पूरे रिफ्रैक्शन की, इतना नोट करो, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा। अब हमारे पास जो टॉपिक है अगला, वो रिफ्रैक्शन का ही एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन उसमें नाम में ना बड़ा मस्त है, उसका नाम है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या नाम है बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो इसके बारे में मैं आप लोगों को पूरा फॉर्मूला वगैरह नहीं बताऊंगा, प्रोसीजर बता दूंगा और क्या होता है ये बता दूंगा, ठीक है। ये फॉर्मूला वगैरह सब कुछ यहाँ बता दूंगा, फिर आप कहोगे सर 12th में तो हमें पढ़ना ही क्या है, तो 12th के लिए तो कुछ चीज़ें रखनी है, लेकिन हाँ पता होना, क्योंकि 10th में ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑल इंडिया लेवल पे, जो कॉम्पिटिटिव था उसमें आ रखा था, तो ये बताने का हमारा फर्ज बनता है। आइए शुरू करते हैं, क्या होता है, कुछ नहीं है खास तो है, सिंपल सा है। हमने अब तक अधिकतर जो केस देखे उसमें लाइट कहाँ से कहाँ पे जा रही थी, रेयर अर्थ से डेंस है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की पहली कंडीशन है कि लाइट मस्ट ट्रेवल, लाइट मस्ट
मस्ट मतलब मस्ट, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ठीक है, लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ सेपरेशन है, यहाँ पर मेरे पास डेंसर मीडियम था और यहाँ पर मेरे पास रेयर मीडियम था। ठीक है, अब मेरे पास जो पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट है वही है, राइट। अगर लाइट मेरे पास सीधी जाती है, ध्यान से सुनना, अगर लाइट मेरे पास सीधी जाती है बेटा तो क्या होगा, इधर मुड़ेगी नहीं, सीधी जाने पर लाइट सीधी निकल जाएगी। ये मैंने आपको पहले समझाया था। जब तक लाइट ऑब्लिकली नहीं पड़ेगी तब तक लाइट बेंड नहीं होती, अगर नॉर्मल जा रही है तो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, राइट। अब मैंने क्या करा, इस लाइट को हल्का सा बेंड कर दिया, उसके बाद मैं यहाँ पर डालूंगा नॉर्मल। नॉर्मल डाला तो डेंसर मीडियम ये था, इस डेंसर मीडियम में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, राइट। ये डेंसर मीडियम में रेयर है, डेंसर से रेयर जाने पर लाइट बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। ये तो हमने पढ़ा है कि डेंसर से रेयर मीडियम में जाते वक्त लाइट हमारे पास अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। हाँ, अब सुनो, जब भी हमारे पास डेंसर से रेयर में जाएगी तो बेटा हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बड़ा होता है। चेक भी कर सकते हो, दिख भी रहा है, दिख भी रहा है, कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं, राइट। लेकिन अगर रेयर टू डेंसर जाती है तो बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है एज कंपेयर टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हैं? क्यों उल्टा बोल दिया? कैसे? एरो भी सही लगाए हैं मैंने तो, क्या उल्टा बोल दिया? नींद में हो बेटे, जाने की जल्दी थी ना इसे आज? जल्दी जाना है तुमने? कहाँ जाना है? भाई साहब ने फ़ोन ठीक होने के लिए दिया था, उसने कहा है 4 बजे दुकान बंद हो जाएगी तो भैया जी को फ़ोन ज़रूर लेना है। कौन सी दुकान है ये अपने पास वाला या आमिर भैया वाला, ऐसे कुछ नाम है? बोल दिया भानु भैया ने भेजा था, 100 रुपये का डिस्काउंट दे दो, दे देगा। चलो, कितने का फ़ोन ठीक हुआ? कहीं पता पड़े 100 का तो फ़ोन ठीक हुआ हो। ज़्यादा का हुआ तो बोल दियो। खैर आगे आते हैं। यहाँ पर हम लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, तो क्या होगा, लाइट और बेंड हो जाएगी। समझ पा रहे हो ना भाई? अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे बढ़ा दूंगा तो लाइट और बेंड हो जाएगी। और मैंने इतना बढ़ा दिया इसको कि ये लाइट का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रहा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिल्कुल यहीं पे पड़ रहा है। यहाँ पे मैं नॉर्मल डाला तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूरा कितना हो गया, 90 डिग्री। ऐसा क्यों? यार एंगल बढ़ाते जाओगे तो रिफ्रैक्शन तो बढ़ता जाएगा ना, तो तुम्हारे ऊपर है, उसमें क्या दिक्कत है? वो तो कोई दिक्कत है ही नहीं। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर क्या बोला गया कि आपके पास ये जो एंगल होता है, अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये, जहां पर आपके पास लाइट सेपरेटिंग मीडिया के पैरेलल हो जाता है, ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल होता है? वो एंगल जहां पर दोनों सेपरेटिंग मीडिया के लाइट पैरेलल हो जाएगी। कितने इंसिडेंट एंगल पे अगर आप मारोगे कि लाइट जो है 90 डिग्री पे आ जाए, उसे बोल लो, या फिर दोनों मीडिया के पैरेलल आ जाए, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, राइट। अब कहानी एक और हो सकती है। हाँ नहीं, हर किसी का अलग अलग होता है बेटा, हर किसी ऑब्जेक्ट का क्रिटिकल एंगल अलग होता है। अब मैंने कहा, ध्यान सुनिएगा, कि यहाँ पर मैंने क्रिटिकल एंगल से भी और ज़्यादा एंगल पे मार दिया, तो अब लाइट यहाँ तक आ चुकी थी, यहाँ तक आ चुकी थी, अब क्या होगा, इधर ही आ जाएगी, यानी कि जिस मीडियम से गई उसी मीडियम में आ जाएगी, राइट। और इसी एंगल को हम, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी टोटली रिफ्लेक्ट हो गई ना उसी मीडियम में। तो व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, जब आई बड़ा हो जाएगा IC यानी क्रिटिकल एंगल से, तो ये कंडीशन किसकी हो जाती है,
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दो कंडीशन है बेटा। पहली, लाइट हमेशा कहाँ से जानी चाहिए, डेंसर से लेयर। और दूसरी कंडीशन कि आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होना चाहिए, किससे, हमारे पास क्रिटिकल एंगल से, राइट। जो आप लोग स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड की चमक देखते हो ना, वो इसी तरीके से होता है। एक्चुअल में डायमंड को बनाते समय उसमें कुछ कट्स डाले जाते हैं, फिशर्स कट्स डाले जाते हैं, ठीक है, रॉयल कट और भी बहुत सारे कट होते हैं, और भी तरीके के कट होते हैं, वो डाले जाते हैं, ठीक है। उसी के बेस पर डायमंड की कीमत भी तय होती है। अब लगभग 24.65 डिग्री का क्रिटिकल एंगल होता है इसका, डायमंड का। डायमंड में जैसे लाइट पास करेगी और भटक रही होगी, तो जब भी इससे ज़्यादा एंगल पर चली जाएगी और आप लोगों के पास उससे लाइट बाहर आ रही होगी, तो वो आपको डायमंड कैसा दिखेगा, चमकता हुआ। और बहुत ज़्यादा चमकता है क्योंकि वो उसमें क्या होता है, मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाती है। तो कुछ ज़्यादा ही डलवा देंगे। हाँ, तो वो जितने कट्स अच्छे रहेंगे उतना अच्छा आपका स्पार्कलिंग, ठीक है। तो ये आपके पास स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड इज बेस्ड ऑन द फेनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट। आप लोगों ने 90 से ज़्यादा होना चाहिए। नहीं, क्रिटिकल एंगल से 90 का मतलब तो होता है कि ये इससे 90 डिग्री हो रहा है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे 90 डिग्री हो जाता है। क्रिटिकल एंगल पे आप ये कह सकते हो कि क्रिटिकल एंगल पे सर आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ी 90 था। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर परपेंडिकुलर जाएगा तो सीधे चला जाएगा ना। जल्दी से पूछ सकते हैं क्रिटिकल एंगल कितना है? क्रिटिकल एंगल एक आध का याद करना पड़ता है, बाकी देगा तुम, या फिर वैल्यू होती है अब इसकी 1/sin c μi = 1/, अब उसे छोड़ दो, वो तो बड़ी क्लास में पढ़ लेंगे थोड़ा सा, क्यों सारी चीज़ हमें वो करनी है, ठीक है। तो उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे इक्वल रख करते हैं, बट मैं अभी कराना नहीं चाह रहा, 12th तो मज़ा ही नहीं आएगा, कुछ चीज़ें तुम्हारे अंदर सस्पेंस रहना चाहिए ना। वेल, आगे बढ़े अभी एक चीज़ पर पढ़ने में। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जब आप भारी दोपहरी में गाड़ी या बाइक में ट्रेवल कर रहे होते हैं, किसी हाईवे पर आपको लगता है कुछ दूर पे पानी पड़ा हुआ है, कुछ दूर पे क्या है, पानी पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे वहाँ जाते हैं पानी होता नहीं है। ऐसा होता है राजस्थान, रेगिस्तान में होता है, अगर कहीं पे पेड़ होगा ना तो इंसान को लगेगा यार ये पेड़ है, ये क्या है, पेड़ है, और जिस दिशा में पेड़ होगा ना वो उस दिशा की तरफ कहीं पहुंच ही नहीं पाएगा और हमेशा उल्टी दिशा में चलेगा। कैसे और क्यों, ठीक है, याद रखना बेटा। पहले तो समझो इस फिनोमेना को कहते हैं हम लोग मिराज, इल्यूजन, भ्रम। ये आप लोगों का क्यों होता है आइए जानते हैं। मान के चलिए ये आप लोगों का पेड़ है, मिराज, ये आप लोगों का पेड़, राइट। ये रेगिस्तान की वो जमीन जहां पे एक आदमी चल रहा है, तो इधर देख ले जहां पे एक आदमी चल रहा है, ठीक है। चलो अगर ये मैं हूं तो मेरी थोड़ी सी छोटी आ, ठीक है, ये मैं। अब मैं रेगिस्तान में जा रहा हूं, तो देखो बेटा, रेगिस्तान में हमारे पास जो यहाँ से लाइट आएगी, ऊपर की एयर, वो क्या है, हॉट एयर से जब आप कोल्ड की तरफ जाओगे तो क्या होगा, हॉट एयर क्या होती है बेटा, रेयर होती है, और कोल्ड एयर क्या होती है, डेंसर होती है। तो ये कहाँ जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट। और अगर यही कहानी उल्टी हो जाए कि कोल्ड से हॉट की तरफ जाओगे तो क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि मिट्टी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, मीडियम बहुत ज़्यादा गर्म, ये हॉट मीडियम रहेगा, रेयर मीडियम रहेगा, और यहाँ पे इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ठंडा होता है, तो ये क्या रहेगी, कूल, राइट। लाइट आई पहले कूल से ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, राइट। तो यहाँ पर इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, समझ पा रहे हो कहानी को। फिर जैसे ही थोड़ा सा मीडियम चेंज होगा फिर और हॉट हो जाएगी एयर, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे, ऐसा हो जाएगा कुछ,
यही कहानी होगी। और यहाँ पे एक एंगल तो ऐसा आएगा पूरा टोटली रिफ्लेक्शन हो गया, देखो हो गया। अब इस आदमी को क्या दिखेगा, ये जो लाइट है ये कहाँ, इसके पास तो ऐसे आ रही है ना, इसको क्या लगेगा कि लाइट कहाँ से आ रही है मेरे पास, वो मछली वाली कहानी याद आई इसके पास, इसको तो यही लगे, देखो एक्चुअली हुई तो कहानी ये है स्कूल से। और तो इसको पेड़ कहाँ दिखेगा, अच्छा पेड़ इधर है, मैं तो इधर जाऊंगा। सर मैं सीधी जाऊंगी। तो जब भी रेगिस्तान में जिस तरफ आप पेड़ देखे उसकी उल्टी तरफ जाना, जिस तरफ पानी दिखे उसकी उल्टी तरफ जाना, पानी की वही कहानी होगी, है ना। तो ये आपके पास जो फेनोमेना होती है, इस फेनोमेना को ऑप्टिकल इल्यूजन, अब सामने चले जाना ना, सामने अगर इतनी पास रखा है तो ठीक है, लेकिन भ्रम सा महसूस हो रहा है कि यार वो हरा भरा मुझे कुछ दिख रहा है, वो पेड़ ही होगा। हाँ तो ऐसा ही होता है, तो उसके पीछे की कहानी ये होती है, ठीक है। वैसे तो डेजर्ट में टेम्परेचर कई बार ना हम लोग क्या गलती करते हैं कि डेजर्ट में ऊपर गर्म हवा रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, रेत में और ज़्यादा गर्म हवा होती है दिन में, और ऊपर उससे कंपैरिजन में ठंडी होती है, ठीक है, समझ में आया। तो हाँ रेगिस्तान में चाचा ने तेरे टावर लगाया हुआ है, जो गूगल मैप पे तेरी लोकेशन आएंगी तो रेगिस्तान में ढूंढेगा एक पेड़, गूगल मैप में मेरे पास का पेड़ है ना, यही ढूंढेगा लोग, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा जो मिराज है ये किसका हमारे पास आता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसकी और भी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि आपके ये फाइबर केबल्स डाले जा रहे हैं, इस समय जियो 5G लॉन्च कर चुका है जमीन के अंदर से, आपने सुना होगा क्या? हाँ, तो वो जो सारे केबल डाले जाते हैं वो कम्युनिकेशन केबल किसके होते हैं, किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके अलावा आप लोगों ने वो देखा होगा जब ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर मुंह से एक पाइप डालता है या फिर एनस से भी पाइप डालता है, ठीक है, जब आपकी कोलोनोस्कोपी होती है, ब्रोंकोस्कोपी होती है लंग्स वगैरह, है ना। तो बेटा उसमें क्या होते हैं, वहाँ पर भी कैमरा फिट होता है आगे, और पीछे से लाइट आती है ना, वो किस प्रिंसिपल वर्क करती है, वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल। क्योंकि बेटा एक्चुअल में क्या होता है हमारे पास ये वायर है, ये वायर के अंदर हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर्स डाले जाते हैं, क्या डाले जाते हैं, ऑप्टिकल फाइबर। लाइट को यहाँ से ऐसे एंगल भेजा जाता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके जाती है, और यहाँ पे कैमरा फिट किया जाता है, तो ये लाइट जो आएगी बिल्कुल ब्राइट आएगी, अच्छी आएगी, जितना रिजोल्यूशन अच्छा होगा उसकी इमेज हमारे पास अच्छी आएगी, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल यहाँ पे ऐसे काम किया, तो मेडिकल में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। तो आज जो हमने पढ़ा उसमें सिर्फ और सिर्फ जो मैं यहाँ पे बताया था ना, म्यू इज इक्वल्स टू c/v, इकलौता यही था जो आपके बुक से था, बाकी सारा आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट वही लग रहे हैं जो हमने पढ़े थे, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा ऊंचे लेवल पे जाएंगे। एक बार बेटा मेरे को एनसीईआरटी मिलेगी आपकी, ताकि मैं जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं उनसे इन टेक्स्ट के गो थ्रू हो जाऊँ, और ऐसा ना हो कि मेरी तरफ से कोई एनसीईआरटी की चीज़ें छूट जाएँ, ठीक है। तो मेरे पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखो पीछे के तो हमने सारे कर लिए थे ना मेरे हिसाब से, ए कौन क्या प्रोड्यूस, हाँ 3 टाइम्स, यस। अब ये है कौन कर रहा है, हल क्या कौन सा है बताओ अभी, जो भी है किताब फेंक के क्यों मारूंगा भाई, मैं किताब की इज्जत करता हूँ, डस्टबिन की इज्जत करता हूँ, मेरी रोजी रोटी है ये, और क्या। चलो हैं क्या फेंक के मारो, लाइटर, अबे शाम को काम आता है मेरे हैं, रोजी रोटी नहीं है, खत्म कर देती है इंसान को, ये काम आता तुम्हारा एक्सपेरिमेंट है, तुम्हें लगता है सट्टा पीता हूँ, मैं पीता हूँ। चलो दिल्ली में रह रहे हो 340 की AQI में, तुम कह रहे हो सिगरेट नहीं पी रहा, अबे एक दिन के 20 सिगरेट फूक रहे हो तुम, भाई जो एटमॉस्फेयर की क्वालिटी है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, वैसे थोड़ी पीता हूँ। हाँ हैं, दिवाली के टाइम पे तो और ज़्यादा हो जाती है सिगरेट, इससे अच्छा एक आध वैसे पी लो, अरे मजाक कर रहा हूँ मैं खुद नहीं पीता तो मैं थोड़ी प्रोवोक कर रहा हूँ किसी को। अच्छा देखो ये बोला है अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इन वाटर, क्या होगा, इट विल वेंट अवे और टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, व्हाई, बिकॉज़ इट इज एंटरिंग फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू, पता नहीं क्या दे रखा है इसने, अगला क्वेश्चन दे रखा है लाइट एंटर्स, सुन लो, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, बोलता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, c/v, तो बस म्यू इज इक्वल टू c/v, म्यू दे रखा है, c की वैल्यू कितनी होती है 10 की
10⁸ मीटर पर सेकंड, भी निकाल लेना आंसर। अच्छा म्यू की यूनिट क्या होगी? क्या म्यू इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? तो आप कहना सारे डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस है। क्यों है? बता रहा हूँ डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस। मतलब क्या है कि ये स्पीड से स्पीड को काटोगे, हाँ रेशियो है तो Absolute कट ratio को जाए। यूनिट हाँ में एब्सोल्यूट यूनिट, बिल्कुल। अगला है फाइंड आउट द टेबल हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी विद लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। हाईएस्ट तो मैंने आपको बता दिया था 2.42 डायमंड की है, अच्छा, और ये टेबल आपको दे पता रखी है, हाँ लोएस्ट तो वैक्यूम की हो जाएगी। एयर दे रखा है इसे वैक्यूम है, ठीक है। इस टेबल के हिसाब से एयर है 1.003। नेक्स्ट है यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट ट्रेवल्स द फास्टेस्ट? बेटा वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन सब के मुकाबले कम होता है। देखो केरोसिन का 1.44, वाटर का हमारे पास 1.33। अरे केरोसिन को भी तो होती है, डेंसिटी तो ज्यादा होती है। हाँ वही तो, तभी तो बस इसलिए ये कहानी है। अच्छा आगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। इस बात का मतलब क्या है मैं नहीं बता रहा। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, इस बात का क्या मतलब है बता। हाँ तो बताया था भी 2 मिनट पहले, बता रहे क्यों नहीं बता रहे? अबे 2.42 टाइम्स कम हो जाएगी लाइट की स्पीड इन डायमंड एज कंपेयर टू दैट ऑफ वैक्यूम। ठीक है, समझ में आ गया? आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।